डेट है 6 मार्च। अभी करेंगे एक प्री का PYQ जो आया था 2019 में। 2016 में हमने एक एक्ट बनाया था, कैंपा एक्ट। कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके अंडर में 2 टीयर पे 2 अथॉरिटी बनाई गई थी। एक आती है नेशनल लेवल पे, एक आती है स्टेट लेवल पे। इंडिया में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे ना हम ना पेड़ों को काट देते हैं। तो वो जो पेड़ काटेंगे और उसका जो कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, उसका जो फाइन है, तो ये फाइन जाएगा इन 2 अथॉरिटी के पास में। नेशनल लेवल की जो अथॉरिटी है उनके पास ना टोटल फंड का जाएगा 10%, और जितने स्टेट लेवल की अथॉरिटी है सबको मिले के जाएगा 90%। और दोनों अथॉरिटी अपने अपने स्पेयर में, अपने अपने एरिया में फिर से अफोर्डेशन के लिए कोशिश करेंगे, फिर से पेड़ लगाने के लिए। तो आज एक न्यूज़ भी आई है और उसी पे ना ये प्री का क्वेश्चन करेंगे। एज पर लॉ 2016 का कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी ये एग्जिस्ट करती है एट नेशनल एंड स्टेट लेवल बोथ। हाँ, नेशनल लेवल पे अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे भी अथॉरिटी है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है, हमें नीचे ढूंढना है करेक्ट। इस हिसाब से हम ऑप्शन B एंड D तुरंत हटा देंगे। सेकंड आता है पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। इन कंपनसेटरी अफोर्डेशन मतलब चले आज आपको पेड़ लगाने चलना ही चलना है, ये कभी हम मैंडेटरी नहीं कर सकते किसी पे। प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर कैंपा एक्ट 2016। मैंडेटरी यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर लॉजिक लगा देते हैं हम ना स्टेटमेंट 2 हटा देते, हमें आंसर तो मिल जाता है। लेकिन अभी जो कैंपा एक्ट है हमारा 16 का, इसको पूरे हो गए 10 ईयर। तो प्रीलिम में या मेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें दिख सकता है। अब आते हैं हमारे आज के डिस्कशन पे। इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ नवोदय विद्यालय होते हैं, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय। और रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ने के लिए। रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, सारे रिलीजन के कास्ट के बच्चे यहाँ पे एडमिशन मिलता है आपके मेरिट के हिसाब से। लेकिन इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं ट्राइबल बच्चे, आदिवासी स्टूडेंट पीछे रह जाते थे। तो गवर्नमेंट ने वही देख के एक नया स्कूल शुरू किया, नया प्रोग्राम EMRES, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। और यहाँ पे ना मोस्टली ट्राइबल स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं मेरिट बेस पे। तो अभी जो हमारे EMRES है एकलव्य स्कूल, इसको ना लेवल पे लाना है नवोदय विद्यालय के, और यही बात चल रही थी लास्ट 2-3 ईयर से। लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। आज की न्यूज़ इसी बात को कवर करती है। जो जवाहरलाल नेहरू विद्यालय है उनको मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है जिसका नाम है नवोदय विद्यालय समिति। इनकी कुछ पावर है, रेगुलेशन है। सेम प्रोसेस जो एकलव्य स्कूल है उनको हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये अथॉरिटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में। लेकिन एकलव्य स्कूल में कुछ इशू हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, स्टूडेंट शायद उनको कम मिल रहे होंगे। थर्ड पॉइंट सबसे बेटर है, बढ़िया है, एकलव्य स्कूल में मेरे टीचर ना जो रिक्रूट हुए हैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से, और उनको जॉब मिली है, पोस्टिंग मिली है साउथ स्टेट में, जहाँ पे लैंग्वेज, फूड, कल्चर सब डिफरेंस है। तो टीचर ना बार बार रिक्वेस्ट करते हमारा ट्रांसफ़र कर दो। ये बात अलग है अगर किसी टीचर का स्कूल
और उनका घर पास में, तो वो ये नहीं करेंगे ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट। लेकिन अगर कोई नॉर्थ का टीचर है, साउथ में जॉब करता है, तो वो ये कर सकता है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही अगर ट्राइबल वेलफेयर पे हमें कुछ लिखना है तो एजुकेशन के अंडर में हम ये पॉइंट लिख देंगे। अब आते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ, वॉरियर्स ऑफ होप। 2005 में हमने नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया था, जिसके अंडर में हमारे कुछ टारगेट थे और हमने कम्युनिटी वर्कर को, मतलब आशा को साथ लेके हमारे कुछ टारगेट अचीव किए। आशा का जो रोल है हमारे कम्युनिटी वेलफेयर में काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उनके सामने कुछ चैलेंजेस है। आज का आर्टिकल इसी को फोकस कर रहा है। हो सके यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बने या एक प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। आशा 2005 में हमने शुरू किया था नेशनल हेल्थ मिशन, और उसी के अंडर में हमने नॉमिनेट किया आशा को टू बी लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। आशा ना बहुत सारे काम करते हैं, वो रिकॉर्ड करते बर्थ साथ ही डेथ डाटा का, वो इम्प्लीमेंट करते इंटरवेंशन इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, साथ ही कम्युनिकेबल डिसीज में वो निगलेक्ट ट्रॉपिकल डिसीज को ध्यान देते हैं। ये एक सर्व करते क्रूशियल रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ को रोल में। ये मॉनिटर करते हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन इन रूरल कम्युनिटी में। इनका रोल काफ़ी बड़ा था ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक के टाइम में एज अ हेल्थ केयर वर्कर्स। इनको ना इसी काम को देखते हुए आशा के 2022 के WHO के ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड में इनको अच्छा कहा गया, रिकॉग्नाइज किया गया इनका काम, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग साथ ही प्रोमोटिंग हेल्थ इन रूरल एरिया में। उसी के बाद एक स्टडी आई थी, एक मैगजीन है प्लस नाम की, प्लस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की स्टडी आई थी। इन्होंने एक लिंक इस्टेब्लिश की दैट लाइक्लीहुड ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, अगर वो एक्सेस करेंगी मैटरनल सर्विसेज तो हो सके उनकी जो इंस्टीट्यूशनल बेबी की डिलीवरी होंगी वो काफ़ी सेफ होंगी, और गोज अप बाय 1.5 1.6 टाइम अगर वो कनेक्टेड है आशा के साथ इन रूरल एरिया में। आशा का रोल इतना हो के भी उनके सामने कुछ चैलेंजेस है, कुछ इश्यू है। उनको ना फेयर वेजेस नहीं मिलते, साथ ही इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो अदर गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है। इनका काम बस एक वॉलंटियर के तौर पे देखा जाता है। उनको ना सिर्फ कुछ फिक्स सैलरी मिलती है जो फिक्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हो सके यहाँ से प्रीलिम के लिए बने, आशा की सैलरी कौन फिक्स करता है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ कंपनसेशन मिलता है एज ए इंसेंटिव। वो ना दिन के काफ़ी घंटे काम करते, ट्रैवलिंग करती है लॉन्ग डिस्टेंस तक, साथ ही अपना खाना भी ठीक से नहीं खा पाते, खुद की हेल्थ के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन इनका रोल काफ़ी बड़ा है। हमें चाहिए आशा को ट्रीट करे एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, उनको जो वेजेस है ट्रीटमेंट है वो ठीक दीजिए, और उनके जो कंपनसेशन का इशू है और उनके जो सैलरी का इशू है उस पर ध्यान दीजिए। जब आते हैं इस आर्टिकल की तरफ, नॉर्वे में कुछ साल पहले वहाँ पे एक प्रोसेस हो रही थी, बाद में अभी नॉर्वे ने जो पार्लियामेंट ने उस पर माफ़ी मांग ली। सेम प्रोसेस हमारे हिमालयन स्टेट में हो रही है हमारे हिमालयन पीपल के साथ, लेकिन माफ़ी कौन मांगेगा ये ना राइटर का पूछना है। क्या है आर्टिकल देखते, यहाँ से हमारे लिए कुछ प्रीलिम के पॉइंट कवर होते हैं, कुछ ट्राइब, साथ ही एक मेंस का क्वेश्चन बनता है और एक ऐसे में लिखने को हमें पॉइंट मिलते हैं। हु विल अपोलॉजिज टू हिमालयंस,
1815 एंड 1916 के बीच में नॉर्वे में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसको कहा जाता है नॉर्वे जीनाइजेशन। मतलब सारा नॉर्वे नॉर्वे, बाहर का कुछ नहीं, खाना नॉर्वे, पीना नॉर्वे, बोलना नॉर्वे, कल्चर नॉर्वे। तो उन्होंने सप्रेस करना चाहा अदर इंडिजिनस लैंग्वेजेस को, साथ ही कल्चर को। ये बात थी पुरानी। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, नॉर्वे की पार्लियामेंट, उन्होंने माफ़ी मांग ली। जो हमारी पॉलिसी थी हमारे पिछले गवर्नमेंट की, हम ना माफ़ी मांगते। जो पॉलिसी में टारगेट किया गया था सामी, क्वेन एंड फॉरेस्ट फिन पीपल पे, यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, ये पीपल कहाँ पे है। तो गवर्नमेंट ने और करना चाह रहे हैं कि हम ना ये सारा इशू रोक देंगे, हम एड्रेस करेंगे ऑन गोइंग डिस्क्रिमिनेशन विथ दिस पीपल। साथ ही हम प्रोटेक्ट करेंगे इंडिजिनस लैंग्वेजेस को, साथ ही मॉनिटर करेंगे उनके इंक्लूजन इफर्ट्स को। सामी एक लैंग्वेज है, वहाँ की एक ट्राइब है, अभी भी ना वही इंडेंजर कैटेगरी में आती है। हमें पता है कोई भी लैंग्वेज इंडेंजर कैटेगरी में कब आती है, इसको ना यूनेस्को की डेफिनेशन है। अगर किसी लैंग्वेज को 10,000 से कम लोग बोलते हैं या उनके बोलने वाले 10,000 से भी कम बच्चे, तो उसको इंडेंजर लैंग्वेज कहा जाता है। और वहाँ के जो इंडिजिनस ग्रुप है वो फेस कर रहे इनइक्विटीज़ इन हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, साथ ही लैंड राइट्स में। अब तक बात थी नॉर्वे की। अब आते हैं इंडिया की तरफ। नॉर्डिक एंड हिमालयन कुछ समानता है। हमारा जो हिमालय का रीजन है ये ना 2500 किलोमीटर का पूरा स्पैन एरिया कवर करता है, जो शुरू होता है अफगानिस्तान से और ख़त्म होता है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइस रिजोर्स है आफ्टर 2 पोल। हिमालय हमारा 3rd पोल है। लाइक नॉर्डिक्स, हिमालयन कम्युनिटीज़ वो फेस कर रही है क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर और साथ ही सालों का रिसोर्स एक्सप्लोटेशन। जो हिमालय है वहाँ पे ना मिलियन ऑफ पीपल रहते हैं, उनके ट्राइब अलग है, क्लैंस अलग है, इथनिसिटी अलग है, साथ ही रिलीजन भी अलग है। हिमाचल प्रदेश में होते हैं गड्डीज, साथ ही किन्नौर्स। सिक्किम में है लेपचा, भूतिया एंड मोन्स। अरुणाचल प्रदेश में आते अबोर, आप्तानी एंड मिशमी। यहाँ से हमारे लिए प्रीलिम के पॉइंट बनते हैं, ये ट्राइब कहाँ पे है, पेयर टू मैच। और ना ये कम्युनिटी ना फेस कर रहे वेव्स ऑफ एसिमिलेशन सालों से, जैसे कॉलोनाइजेशन के पीरियड में भी, पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशन बिल्डिंग में भी, साथ ही न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी में भी। आर्टिकल में राइटर का यही पूछना है, ये कब रोकेंगे और जो पिछला एक एसिमिलेशन हुआ है इसकी माफ़ी कौन मांगेगा। हिमालय का जो रीजन है हम देखते हैं रैपिड रिसोर्स एक्सप्लोटेशन हो रहा है इन ट्राइबल रीजन में, डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ से वहाँ की लोकल इकोसिस्टम, साथ ही लोकल कल्चर। जैसे हम देखते हैं अदर स्टेट, उनका ना इंडस्ट्रियल बेस है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। लेकिन हिमालय के स्टेट इमर्ज कैसे हुए, ड्यू टू उनकी जोग्राफिकल साथ ही मल्टी इथनिक कंसिडरेशन की वजह से। 2000 में उत्तराखंड बना था। दिस इरा इंट्रोड्यूस फिजिकल पॉलिसीज। अब आपके पास इंडस्ट्रियल बेस तो नहीं है, तो आपके फिजिकल पॉलिसी आपकी बनेंगी कैसी, चलेंगी कैसे। तो इसी फिजिकल पॉलिसी ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, वहाँ के स्टेट को, आप ना जनरेट कीजिए खुद का ओवन रिवेन्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कितना फंडिंग देंगे। तब इनका ध्यान गया टूरिज़्म पे। हिली एरिया है, टूरिज़्म अच्छा प्रमोट हो सकता है। और सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आता है हाइड्रो पावर। ये ना यहाँ आपके डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई। लेकिन इस वजह से एक्सटेंसिव इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया, साथ ही वहाँ का लोकल कल्चर इरोजन हमें दिखाई दे रहा है। वहाँ पे मोस्टली ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं।
इसने और एक्सप्लोटेटिव डेवलपमेंट मॉडल हमारे सामने खड़ा कर दिया। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ना, अभी ये कहा जाता है जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें अगर उनके सारे प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर के बन गए तो ये इंडिया के टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 40% कवर कर देंगे जब पूरे होंगे तब। लेकिन ये ना बाईपास करते लोकल लॉज को, अंडरमाइन करते ट्राइबल लैंड ओनरशिप को जो गवर्न होती है ट्राइबल के कस्टमरी प्रैक्टिसेस से। हमारे इन्वायरमेंट को इतना लीगल प्रोटेक्शन होके भी एक नेक्सस बन जाता है ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियन का, साथ ही कॉरपोरेशन का, जो फैसिलिटेट करता है लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशन फॉर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में। और इसी को वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो कहती है हाइड्रो क्रिमिनलिटी। ये प्रायोरिटाइज करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को ओवर कल्चरल प्रिजर्वेशन, साथ ही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वहाँ के जो ट्रेडिशनल पीपल है आदिवासी, उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, साथ ही इतनी डाइवर्सिटी है, ये ना अब काफ़ी खतरे में दिख रही है क्योंकि यहाँ का लोगों का मोटो है बाहर का प्रॉफिट ड्राइवर इनिशिएटिव्स। हमारे लिए वे फॉरवर्ड बन सकता है। हम ना जो एक्सप्लोटेटिव नेचर चल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, साथ ही इरोजन हो रहा है कल्चरल आइडेंटिटीज का, हमें ना उसकी किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। हमारा शिफ्ट होना चाहिए एक सस्टेनेबल साथ ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ। ये राइटर का पूछना है। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। हम अभी है बिजनेस पेज पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसके ना दो पर्पस होते हैं। फर्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज करके अपना डेफिसिट भर सकता है। सेकंड आता है मार्केट की लिक्विडिटी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम ज़्यादा है तो हमारा आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के या खरीद के मार्केट की लिक्विडिटी स्टेबल करता है। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है मार्केट में तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी-सेक को मार्केट में बेच देता है और लिक्विडिटी एक्सेस खींच लेता है। अगर लिक्विडिटी कम है तो मार्केट में से आरबीआई जी-सेक परचेस कर लेता है और लिक्विडिटी बढ़ा देता है। आज की न्यूज़ इसी बात को कवर करती है। अभी यहाँ पे ना आरबीआई जी-सेक को बाय करेगा, इसका मतलब मार्केट में ना लिक्विडिटी बढ़ा दी जाएंगी। और ये रुपी यूएस डॉलर का जो स्वैप है इसको हमने लास्ट 2 बार कवर किया है। यहाँ से इकोनॉमी का क्वेश्चन प्रीलिम में बन सकता है। जी-सेक क्या होती है, इसके डिफरेंट टूल है जी-सेक के, उसको जब अगली बार न्यूज़ आएंगे तब कवर करेंगे। अब आते हैं इस न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे ग्रीनलैंड। लास्ट में मंथ में ट्रम्प सर ने कहा था हम ना ग्रीनलैंड को कैप्चर कर लेंगे, हमारे पास ले लेंगे। ऑलरेडी ये टॉपिक हमने 12 जनवरी को कवर किया था। ग्रीनलैंड ना दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है जिसको कंट्रोल करता है डेनमार्क। लेकिन ग्रीनलैंड की अपनी पार्लियामेंट है जो डील करती है डोमेस्टिक मैटर को, जैसे बिजनेस टैक्सेस, इमिग्रेशन, साथ ही माइनिंग। लेकिन उनकी जो फॉरेन, मॉनेटरी एंड मिलिट्री पॉलिसी है ये देखती है डेनमार्क। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है और हो सके GS1 ज्योग्राफी में ग्रीनलैंड के ज्योग्राफी पे क्वेश्चन बने, उनके नेचुरल रिसोर्स पे क्वेश्चन बने। ग्रीनलैंड सराउंडेड है अटलांटिक से वन साइड में और आर्कटिक से अदर साइड में। यहाँ का जो क्लाइमेट अभी देख रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यहाँ की जो ग्लेशियर है, आइस शील्ड है, वो अपने मेल्ट हो रहे हैं। तो हमारे लिए ना एक नई शिपिंग रूट बन सकती है और ना ट्रेड बढ़ सकता है। और यही देख के ना यूएस इस पर फोकस कर रहा है। जो नॉर्थन सी रूट है यहाँ से शुरू होता है, जो बैरन सी से स्कैंडिनेविया से जाता है अलास्का तक। अगर यहाँ पे कोई कैप्चर कर लेता है कब्जा तो ग्रीनलैंड में ना अगर टोटल 35 क्रिटिकल मिनरल्स है
25 क्रिटिकल मिनरल हमें ना सिर्फ ग्रीनलैंड में मिलते हैं, जो सपोर्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, साथ ही बैटरीज के लिए। अगर ये एरिया मेल्ट हो जाता है तो ना वहाँ पे ड्रिलिंग होंगी और ऑयल, गैस एंड अदर क्रिटिकल मिनरल ज़्यादा मिलेंगे। आर्टिक वाटर है ना, ये ग्लोबल कॉमन है। दुनिया में 4 ग्लोबल कॉमन आते हैं, एक है आर्टिक वाटर। अब बाकी 3 ग्लोबल कॉमन कौन से, आप ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। अंडर यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। अभी ना 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हुआ था, जिसकी थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है 2025 की थीम क्या थी। और आज हिंदू में जो आया है ये एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। साइरस क्रेन, ये कहना है अगर ये वैनिश हो जाता है, अभी भी इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो इंडिया में जो वेटलैंड का डिग्रेडेशन है ये काफ़ी बढ़ जाएगा और इनडायरेक्टली इसका अफेक्ट होगा हमारे राइस के कल्टीवेशन पे। अगर साइरस के नहीं रहेंगे, वेटलैंड बन जाएंगे अनबैलेंस, वहाँ पे ना पेस्ट का अटैक ज़्यादा हो जाएगा और राइस फील्ड हमारी रिस्क में आ सकती है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।